तो आज के इस गहरे विश्लेषण में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम प्रकृति के इन्हीं वीआईपी जोन के बारे में बात करेंगे, यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें हम नेशनल पार्क्स कहते हैं। और ये बहुत जरूरी टॉपिक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो भी छात्र यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या ऐसी किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये जानकारी सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं है, ये उनके लिए गोल्ड माइन साबित होने वाली है। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। एग्जामवेदा एकेडमी ने अपने नोट्स में जिस तरह से समझाया है, हमें इसके पीछे के विज्ञान और भूगोल को समझना है। एकदम सही। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। आज का हमारा मिशन सिर्फ पार्क्स के नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कोई जंगल नेशनल पार्क बनता कैसे है। तो फिर सीधे उस सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। हमने चिड़ियाघर यानी जू के बारे में सुना है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी काफी सुना जाता है। हाँ, लोग अक्सर इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं। वही तो ये नेशनल पार्क का ठप्पा लगने का असल मतलब क्या होता है? अगर एक एनालॉजी के तौर पे देखा जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नेशनल पार्क प्रकृति का एक हाई सिक्योरिटी एरिया है, मतलब एक वीआईपी जोन जहां किसी का भी जाना एकदम मना है? आप इसे वीआईपी जोन कह सकती हैं, लेकिन इसके नियम थोड़े अलग होते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी तो है ना। अगर ये इतना ही सिक्योर है, वीआईपी है, तो फिर हर साल सर्दियों में हम देखते हैं कि जीपों में भरकर जो टूरिस्ट सफारी के लिए जाते हैं, वो उस जंगल में क्या कर रहे होते हैं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। और ये विरोधाभास असल में वन प्रबंधन की, यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अच्छा, वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मतलब 1972 की बात है। तब भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। हाँ, 1972 वाला एक्ट, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल। और ये वो दौर था जब शिकार करना एक शाही शौक से बदलकर एक बहुत बड़े खतरे में बदल चुका था। जानवरों की आबादी तेजी से गिर रही थी। आपको जान के हैरानी होगी कि इस एक्ट के आने से पहले भारत में केवल 5 नेशनल पार्क्स थे। क्या? सिर्फ 5? मतलब इतने बड़े और विविधता वाले देश में सिर्फ 5 नेशनल पार्क? हाँ, सिर्फ 5। सोचिए जरा। लेकिन आज तो जहां तक मुझे पता है ये संख्या 100 के पार है। तो क्या अचानक से इतने सारे नए जंगल उगाए, या सिर्फ कागजों पर उनका स्टेटस बदल दिया गया? रातों रात कोई नया जंगल तो नहीं उग सकता ना। असल में जंगलों को देखने का हमारा कानूनी नजरिया बदल गया। आज की तारीख में 104 से अधिक नेशनल पार्क हैं भारत में। तो 1972 के उस एक्ट ने ऐसा क्या बदल दिया? उस अधिनियम ने एक कानूनी ढांचा दिया। जब किसी इलाके को नेशनल पार्क घोषित किया जाता है ना, तो वहां सिर्फ किसी एक जानवर यानी सिर्फ फौना को नहीं बचाया जा रहा होता है। तो और क्या क्या बचता है उसमें? वहां के पेड़ पौधे यानी फ्लोरा और पूरा का पूरा लैंडस्केप, मतलब जमीन की बनावट, नदियां, पहाड़, इन सब को संरक्षित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है IUCN। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिल्कुल। IUCN ने इसके लिए कैटेगरी 2 के तहत बहुत कड़े मानक तय किए हैं। अच्छा, तो नियम तो सख्त हो गए, लेकिन फिर मेरे उस टूरिस्ट वाले सवाल का क्या? वो सफारी वाली जीपें वहां कैसे चली जाती हैं? क्या उन पर वीआईपी जोन का नियम लागू नहीं होता? यहीं पर जोनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। राज्य सरकारें किसी इलाके को नेशनल पार्क घोषित तो कर देती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तय करते हैं। अच्छा, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डिसाइड करते हैं। हाँ, और नेशनल पार्क को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, कोर जोन और बफर जोन। कोर और बफर मतलब अंदर का और बाहर का हिस्सा। बिल्कुल सही। कोर जोन वो एकदम अंदरूनी इलाका है जहां इंसानों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहां ना तो कोई टूरिस्ट जा सकता है और ना ही कोई वहां से लकड़ी या घास काट सकता है। मतलब वो असली हाई सिक्योरिटी एरिया है। एकदम। और टूरिस्ट्स को केवल बाहरी बफर जोन या एक बहुत ही सीमित पर्यटन क्षेत्र में जाने की अनुमति होती है। ओहो, मतलब जब कोई जीप सफारी पर जाता है तो वो पूरे जंगल में नहीं घूम रहा होता? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उसी रिसेप्शन एरिया तक सीमित रहता है जो प्रकृति ने हमारे लिए, या कह लें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे लिए तय किया है।
ये तो बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात हो गई। मतलब जो बाघ हमें सफारी में दिखता है ना, वो असल में जंगल के बस बाहरी हिस्से में ही घूम रहा होता है। असली जंगल तो हमारी नजरों से बहुत दूर पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, और यही इस जोनिंग का मकसद भी है। चलिए, अब जब ये सुरक्षा चक्र समझ आ गया है, तो भारत के कुछ सबसे खास और सुपरलेटिव पार्क्स की तरफ मुड़ते हैं। मतलब जो सबसे बड़े, छोटे या सबसे पुराने हैं। हाँ, एग्जाम वेदा के नोट्स में इस पर बहुत जोर दिया गया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, हेली नेशनल पार्क, जिसे आज हम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, है ना? बिल्कुल। हैली से लेकर कॉर्बेट तक का ये जो सफर है, ये खुद में भारत के संरक्षण इतिहास की एक पूरी कहानी है। हाँ, और अगर हम पहले पार्क से आगे बढ़कर साइज की बात करें तो एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। कंट्रास्ट कैसे? मतलब भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है, और इसका साइज पता है कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। बाप रे, 4400 वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाला पार्क है, और इसे मुख्य रूप से दुर्लभ स्नो लेपर्ड यानी बर्फीले तेंदुए को बचाने के लिए जाना जाता है। पर एक बात सोचिए, एक बर्फीले रेगिस्तान में जहां वनस्पति इतनी कम है, वहां इतना बड़ा पार्क बनाने की वैज्ञानिक वजह क्या हो सकती है? वही तो मैं सोच रही थी, इतना बड़ा साइज क्यों? मतलब ये आकार तो कुछ छोटे देशों के बराबर है। ये बहुत ही पैनी ऑब्जर्वेशन है। असल में इलाके का इतना बड़ा होना ही उस इकोसिस्टम की जरूरत है। जरूरत कैसे? देखिए, हेमिस जैसे ठंडे रेगिस्तान में शिकार बहुत कम मिलता है। एक स्नो लेपर्ड को अपना पेट भरने के लिए और बस जिंदा रहने के लिए बहुत बड़े इलाके में गश्त लगानी पड़ती है। अच्छा, मतलब उसे शिकार ढूंढने के लिए काफी भटकना पड़ता है। बिल्कुल। अगर वो इलाका छोटा होगा ना, तो बर्फीले तेंदुओं के बीच खाने के लिए आपस में संघर्ष बढ़ जाएगा और धीरे धीरे उनकी आबादी ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए इतने विशाल लैंडस्केप को सुरक्षित करना जरूरी था। ओ, समझ गई। यानी जानवर की भूख और उसकी टेरिटरी ये तय करती है कि पार्क कितना बड़ा होगा। जी जी, ये बहुत लॉजिकल है। हाँ, प्रकृति अपना गणित खुद बिठा लेती है। और इसके ठीक उलट अगर भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क को देखा जाए तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। साउथ बटन आइलैंड, और इसका साइज कितना है? महज 0.03 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 0.03? ये तो शायद किसी क्रिकेट स्टेडियम से भी छोटा होगा। वही तो। अब यहाँ फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि यार 0.03 वर्ग किलोमीटर की जगह में क्या ही बच जाएगा? मतलब इतने छोटे से एरिया को पार्क क्यों बनाया? देखने में तो ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहाँ बात जमीन की नहीं हो रही है, बात समुद्र की है। समुद्री इकोसिस्टम। हाँ, साउथ बटन असल में अपने उथले पानी और मूमा चट्टानों के लिए जाना जाता है, जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। अच्छा, कोरल रीफ्स। वहाँ की समुद्री विविधता इतनी घनी और नाजुक है ना कि उसे एक छोटे से दायरे में भी संरक्षित करना बेहद जरूरी है। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम के लिए हमेशा सिर्फ साइज ही मायने नहीं रखता। तो क्या मायने रखता है? उसकी सेंसिटिविटी और उसकी अहमियत मायने रखती है। एक छोटे से कोरल रीफ में भी हजारों प्रजातियां हो सकती हैं। क्या बात है! और अगर हम सिर्फ संख्याओं की बात करें, साइज की नहीं, तो मध्य प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा 11 नेशनल पार्क्स हैं। हाँ, भारत का मध्य भाग तो अपनी घनी वन संपदा के लिए वैसे भी हमेशा से जाना जाता रहा है। खैर, आकार और संख्याओं के इस खेल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो आप किधर चलें? अब कुछ ऐसे पार्क्स पर गौर करते हैं जो अपनी अजीबो-गरीब बनावट के लिए मशहूर हैं। मतलब एक ऐसा नेशनल पार्क है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता है। पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क? ये तो किसी फैंटेसी उपन्यास या किसी जादू की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं है, ये मणिपुर की एक अद्भुत भौगोलिक घटना है। इस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ, और ये कहाँ पर है? ये मणिपुर की मशहूर लोकटक झील के ऊपर स्थित है, और मजे की बात यह है कि ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लेकिन ये तैरना तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? मतलब कोई पूरा का पूरा जंगल पानी पर कैसे तैर सकता है? असल में वहाँ वनस्पति, मिट्टी और जो जैविक पदार्थ होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर,
उनके सड़ने से मोटे मोटे द्वीप बन गए हैं। अच्छा, मतलब जमीन का कोई पक्का बेस नहीं है। नहीं, स्थानीय भाषा में इन्हें फुमदी कहा जाता है। फुमदी? हाँ, और ये फुमदी पानी की सतह पर ऐसे ही तैरते रहते हैं। इनकी मोटाई इतनी ज्यादा होती है कि इनके ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं और जानवर आराम से चल सकते हैं। ये तो प्रकृति की कमाल की इंजीनियरिंग है। और सुना है वहाँ कोई खास हिरण भी पाया जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। इस पार्क की सबसे बड़ी अहमियत संगाई हिरण है। संगाई हिरण? हाँ, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं तैरती हुई फुमदियों पर पाया जाता है, कहीं और नहीं। वाह! इसी तरह का एक और अनोखा पार्क गुजरात के कच्छ में भी है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मरीन नेशनल पार्क। अच्छा, वहाँ क्या खास है? वहाँ जंगल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के खारे पानी और दलदल के बीच मौजूद है। तैरते हुए जंगल और समुद्र के अंदर के जंगल, मतलब प्रकृति सच में चौंका देती है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ प्रकृति की इतनी अनोखी बातें होती हैं ना, वहाँ कुछ मिथक और कहानियां भी अपने आप जुड़ जाती हैं। हाँ, कहानियों से याद आया, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक और मोगली की कहानी से तो हम सभी वाकिफ हैं। बचपन में सबने देखी है। हाँ, जंगल जंगल बात चली है। एग्जैक्टली। तो मध्य प्रदेश का टूरिज्म विभाग अक्सर ये दावा करता है, और बहुत से लोग ये मानते भी हैं कि ये मशहूर कहानी मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क से प्रेरित है। हाँ, पेंच का नाम बहुत जोड़ा जाता है इसके साथ। तो क्या इस दावे में कोई ऐतिहासिक सच्चाई है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे आज तोड़ना जरूरी है। अच्छा, तो ये सच नहीं है? ये सच है कि किपलिंग ने मध्य भारत के जंगलों की पृष्ठभूमि पर वो कहानी लिखी थी। और पेंच का जंगल देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा किताब में है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि इतिहास में ऐसा कोई भी आधिकारिक या लिखित प्रमाण मौजूद ही नहीं है। कोई रिटन प्रूफ नहीं है जो ये साबित करे कि किपलिंग ने कभी पेंच नेशनल पार्क का दौरा किया था या उसी को देखकर वो कहानी लिखी थी। अरे बाप रे, मतलब ये सब सिर्फ कही सुनी बातें हैं। टूरिज्म बोर्ड के लिए ये एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जरूर है। लोग मोगली के नाम पर खिंचे चले आते हैं, लेकिन अकादमिक और ऐतिहासिक रूप से इसे एक प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। मतलब ये एक ऐसी शानदार कहानी है जिसने खुद को सच मनवा लिया। बिल्कुल। खैर, कहानियों से बाहर निकलकर अब हम उस चुनौती की तरफ बढ़ते हैं जिसका सामना अक्सर यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है। हाँ, वो सबसे बड़ा सिरदर्द। बिल्कुल। एग्जाम वेदा एकेडमी के स्टडी मटेरियल में 104 से भी ज्यादा पार्क्स की जो लिस्ट दी गई है, उसे सीधे सीधे रटना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। इंसान का दिमाग है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव थोड़ी है। सही बात है। ऐसे में मेमोरी ट्रिक्स या जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं, वो काफी मददगार साबित होते हैं। तो चलिए उत्तर भारत से शुरू करते हुए थोड़ा राज्यों का सफर करते हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ चलें तो वहाँ 3 अहम पार्क्स हैं। जम्मू कश्मीर में सलीम अली सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दाचीगाम। दाचीगाम। हाँ, दाचीगाम परीक्षा के नजरिए से बहुत खास है। और इसके नाम के पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दाचीगाम का शाब्दिक अर्थ पता है क्या होता है? इसका मतलब है 10 गांव। 10 गांव? अच्छा। हाँ, जब इस इलाके को संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा था ना, तब यहाँ से 10 गांवों को विस्थापित किया गया था, मतलब उन्हें रिलोकेट किया गया था। ये तो काफी गहरा तथ्य है। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये याद दिलाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अक्सर इंसानों को, खासकर जो लोकल लोग होते हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अजय, तो वहाँ भी कुछ अहम पार्क्स हैं। हाँ, वहाँ सिंबल बारा, पिन वैली और खिरगंगा नेशनल पार्क्स हैं। और ये सब एल्पाइन और सब एल्पाइन इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब देखिए, इन थोड़े मुश्किल नामों को याद रखने के लिए एग्जाम वेदा एकेडमी की ट्रिक्स में एक बहुत ही मजेदार तरीका सुझाया गया है। अच्छा, क्या ट्रिक है? इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि सिम्बा नाम का एक शेर था। वो हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर गया और उसने वहां एक पिन लगा दिया। तो सिम्बा से हो गया सिंबल बारा और पिन से हो गया पिन वैली। अरे वाह! और खिरगंगा? और पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जब वो थक गया तो वो चलते चलते खिरगंगा पहुंच गया। ये सुनने में भले थोड़ा बचकाना लगे। हाँ, बचकाना तो है। लेकिन परीक्षा के उस भारी दबाव में ना, जब दिमाग सुन पड़ जाता है तो यही अजीबोगरीब कहानियां हमें सही जवाब पर टिक लगवाती हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अजीब चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक टिकती हैं। बिल्कुल। अब इसके आगे उत्तराखंड का रुख करते हैं। यहाँ नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स है। हाँ, फूलों की घाटी।
और ये सिर्फ नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ की जैव विविधता इतनी अनूठी और नाजुक है कि वैश्विक स्तर पर इसे मान्यता दी गई है। इसके अलावा राजाजी और जिम कॉर्बेट भी तो उत्तराखंड की पहचान है। जिम कॉर्बेट की चर्चा हमने पहले भी की थी जब हम हेली नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, लेकिन इसका एक और ऐतिहासिक पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो कौन सा? क्या ये सच है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी? जी हाँ, एकदम सच है। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आधिकारिक तौर पर जिम कॉर्बेट से ही लॉन्च किया गया था। मतलब ये बहुत ही अहम माइलस्टोन था। बहुत अहम। देखिए, 1970s के दशक की शुरुआत में भारत में बाघों की संख्या हजारों से घटकर कुछ सैकड़ों में आ गई थी। ये एक तरह से पर्यावरण का आपातकाल था। बाप रे, सिर्फ कुछ 100 भाग बचे थे। हाँ, तो प्रोजेक्ट टाइगर ने पहली बार बाघों को बचाने के लिए वो कोर बफर वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया और फंडिंग के साथ साथ एंटी पोचिंग कानूनों को, मतलब शिकार रोकने के कानूनों को बहुत सख्त कर दिया। यानी ये जो पार्क्स की लिस्ट हम पढ़ते हैं, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये भारत के पर्यावरण युद्ध का इतिहास है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, पर्यावरण युद्ध। अब पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ उतरते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों की बात की जाए तो ये इलाका भी अपने घने जंगलों और बहुत लंबी लंबी घासों के लिए जाना जाता है। हाँ, तराई का इलाका। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और इसे याद रखना भी काफी सीधा है। एग्जाम वेदा की ट्रिक के हिसाब से यूपी हमेशा से दूध के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में रहा है, तो दूध से दुधवा का एक बहुत ही स्वाभाविक कनेक्शन बन जाता है। ये ट्रिक तो बहुत ही लॉजिकल है। और इसी बेल्ट के साथ सटा हुआ बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नाम तो वैसे ही याद रह जाता है। हाँ, क्योंकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और उनका ऐतिहासिक जुड़ाव इसी क्षेत्र से माना जाता है। बिल्कुल। एक और बात है यहाँ पर, ये दोनों पार्क्स उस तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। तराई आर्क लैंडस्केप ये क्या होता है? ये एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जो बाघों और हाथियों को एक राज्य से दूसरे राज्य और यहाँ तक कि नेपाल तक बेरोक-टोक घूमने के लिए एक बहुत जरूरी कॉरिडोर का काम करता है। ओह, ये कॉरिडोर वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि जानवर कोई वीजा लेकर तो बॉर्डर पार करते नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक निरंतरता चाहिए होती है। चलिए पहाड़ों और मैदानों से निकलकर अब अगर तटीय इलाकों और पश्चिम की तरफ चला जाए तो बंगाल के सुंदरबन को कौन भूल सकता है? सुंदरबन, ये तो पूरी दुनिया में अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां समुद्र से मिलती हैं। ये केवल एक नेशनल पार्क ही नहीं है, बल्कि एक बायोस्फीयर रिजर्व और रामसर साइट भी है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। हाँ, लेकिन इन बाघों के बारे में एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। कौन सी बात? मतलब आमतौर पर तो बाघ मीठा पानी पीते हैं ना, और सामान्य जंगलों में रहते हैं, तो सुंदरबन के ये बाघ इस खारे और दलदली पानी में कैसे सर्वाइव कर लेते हैं? यही तो एवोल्यूशन और एडेप्टेशन का चमत्कार है। वहाँ का पानी खारा है, जमीन दलदली है और दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है, मतलब हाई टाइड और लो टाइड। हाँ, तो ऐसे में तो जीना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। वहाँ पेड़ों की जड़ें, जिन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, वो सांस लेने के लिए कीचड़ से बाहर निकली रहती हैं। अच्छा, जड़ें बाहर आ जाती हैं? हाँ, तो ऐसे मुश्किल हालात में सरवाइव करने के कारण ही यहाँ के बाघ इतने आक्रामक हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन तैराक बन गए हैं। कमाल की बात है। और सुंदरबन के अलावा भी पश्चिम बंगाल में जल्दापारा, गोरुमारा, नियोरा वैली और सिंगलीला जैसे शानदार पार्क्स हैं। और मुझे यकीन है कि एग्जाम वेदा के नोट्स में इन्हें याद रखने की भी कोई मजेदार ट्रिक जरूर होगी। बिल्कुल है, सुनिए। बंगाली बाबू को जल्दी पारा चढ़ गया और उन्होंने गुस्से में गोरा मारा। क्या बात है ना कमाल की ट्रिक। जल्दी पारा से हो गया जल्दा पारा और गौरा मारा से हो गया गौरू मारा। मतलब ये ट्रिक सच में इन बोरिंग टॉपिक्स को हल्का और मजेदार बना देती हैं। एकदम। और एग्जाम्स के प्रेशर में यही याद आता है। इसी तरह तटीय राज्य उड़ीसा में भी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। भितरकनिका तो अपने खारे पानी के मगरमच्छों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ये भारत के सबसे सफल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में से एक का उदाहरण माना जाता है। और उड़ीसा के इन दोनों पार्कों को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है सिंपल सा कुछ भीतर से ओढ़ लो। सिंपल सा कुछ भीतर से ओढ़ लो। हाँ। तो सिंपल से हो गया सिमलीपाल
और भीतर से भितरकनिका। और ओर से उड़ीसा। जुड़ गया ना? बिल्कुल परफेक्ट। अब देश के बिल्कुल पश्चिमी छोर यानी राजस्थान की तरफ रुख करते हैं। राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में रेत के टीले और भयंकर गर्मी का एहसास होता है। हाँ, वहाँ का क्लाइमेट काफी एक्सट्रीम है। यहाँ रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। इन्हें तो रण के लिए सरिस्का वाली ट्रिक से याद रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और पार्क है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। आप डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर रही हैं ना? एकदम सही। यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल। डेजर्ट नेशनल पार्क सिर्फ रेत का समंदर नहीं है। तो और क्या है? ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का घर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक पक्षी है ना? ये एक ऐसा पक्षी है जो आकार में बहुत बड़ा और भारी होता है और उड़ने के बजाय जमीन पर ज्यादा रहता है। और दुख की बात यह है कि आज की तारीख में ये पक्षी गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इसके लुप्त होने के पीछे का कारण बहुत ही ट्रैजिक है। मैंने पढ़ा था कि असल में ये पक्षी काफी भारी होता है और इसकी जो सामने की दृष्टि होती है, फ्रंटल विजन, वो काफी कमजोर होती है। हाँ, ये सामने ठीक से नहीं देख पाते उड़ते वक्त। तो होता ये है कि राजस्थान में जो बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स और पवन चक्कियां लगी हैं ना, उनके हाई टेंशन तारों को ये पक्षी समय रहते देख नहीं पाता और उनसे टकराकर अपनी जान गंवा बैठता है। ये विकास और पर्यावरण के बीच के सीधे टकराव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ग्रीन एनर्जी अच्छी बात है, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी कीमत एक पूरी प्रजाति के विलुप्त होने से चुकानी पड़े तो उस विकास पर सवाल उठने लाजमी है। सही बात है। इसी तरह प्रजातियों के विलुप्त होने के डर को अगर कहीं सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस किया जाता है ना, तो वो है गुजरात का गिर नेशनल पार्क। गिर, उसकी अहमियत तो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पूरे एशिया में एशियाटिक लायंस का मतलब एशियाई शेरों का ये इकलौता और आखिरी ठिकाना है। सिर्फ गिर में, कहीं और नहीं? नहीं, पूरे एशिया में और कहीं नहीं। सोच कर देखिए, अगर गिर के जंगलों में भगवान न करे कोई महामारी फैल जाए या कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो एशियाई शेर इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। उनका किसी और जंगल में न होना एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल रिस्क है। आपको बता दूं, आजादी से पहले जूनागढ़ के नवाब ने इन्हें बचाना शुरू किया था और आज भारत सरकार इन्हें पूरी तरह सुरक्षित कर रही है। गिर से गिर और गुजर से गुजरात। बिल्कुल सही। इसके अलावा गुजरात में ब्लैक बक और मरीन नेशनल पार्क भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मतलब आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ, इस पूरी चर्चा ने 1972 के उन सिर्फ 5 पार्कों से शुरू होकर आज के 104 पार्कों के इस विशाल जाल तक का सफर तय किया है। और ये सफर केवल आंकड़ों का नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति को बचाने के लिए नीतियां कैसे समय के साथ बदलती हैं। बिल्कुल। बर्फ के पहाड़ों में स्नो लेपर्ड से लेकर सुंदरबन के खारे पानी और राजस्थान के रेगिस्तान तक हर इकोसिस्टम की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक संघर्ष है। हाँ, और एग्जाम वेद एकेडमी के नोट्स के आधार पर की गई ये चर्चा निश्चित रूप से यूपीएससी, यूपीपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को एक नया नजरिया देगी। सही कहा, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ तथ्यों को नहीं रटा बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे पर भी बात की है। और परीक्षाओं में सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट से घुमाकर पूछे जाते हैं। एकदम। लेकिन इस सारे विश्लेषण के अंत में एक ऐसा विचार छोड़कर जाना बहुत जरूरी है जो केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे इंसानी नजरिए के लिए भी अहम है। वो क्या? हमारे सोर्स मटेरियल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक सवाल था, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये तो कोई भी सर्च करके बता सकता है, लेकिन असली सवाल कुछ और है। अच्छा। हाँ, इस पूरी चर्चा में हमने राज्यों की सीमाओं की बात की, डिजाइन किए गए कोर और बफर जोन्स की बात की, नक्शों की बात की, लेकिन जरा सोचिए, जब हम कागज पर एक रेखा खींचकर किसी जंगल को नेशनल पार्क घोषित करते हैं तो असल में हम किसे नियंत्रित कर रहे होते हैं? ये सवाल तो बहुत गहरा है ना? प्रकृति तो किसी राज्य की सीमा को नहीं पहचानती, तो क्या हम सच में जानवरों के लिए एक सुरक्षित घेरा बना रहे हैं या फिर हम इंसानी लालच और अपनी ही दखल अंदाजी की उन सीमाओं को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने खुद खड़ी की हैं? मतलब हम बाउंड्रीज जानवरों के लिए नहीं, खुद को रोकने के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल। जब हम जंगल के चारों तरफ एक अदृश्य बाउंड्री बनाते हैं तो क्या हम वाकई प्रकृति को बचा रहे हैं या खुद को उस बाउंड्री के बाहर रखकर सिर्फ अपने अपराध बोध को, अपनी गिल्ट को कम कर रहे हैं?
ये सच में सोचने वाली बात है। जो भी लोग नामदफा के घने जंगलों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हें इस सवाल पर विचार जरूर करना चाहिए। ये सवाल वाकई उस पूरे चश्मे को बदल देता है जिससे हम कंजर्वेशन को देखते हैं। शुरुआत में जो बात कही गई थी कि प्रकृति अपना खुद का नक्शा बनाती है, वो यहाँ पूरी तरह सच साबित होती है। शायद वो वीआईपी जोन जानवरों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को उनकी अपनी हदों की याद दिलाने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल सही। तो इसी गहरे और विचारोत्तेजक विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। प्रकृति, परीक्षाओं और पर्यावरण की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही एक नए और रोचक विषय की गहरी पड़ताल के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।